Hello students, today we are starting with the first chapter in class 11th जिसका नाम है Some Basic Concepts in Chemistry और इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है Laws of Chemical Combination. Laws of Chemical Combination. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते क्या हैं? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं. और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो कुछ लॉज को ओबे करती है और उन लॉज को हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं. और ये कुछ लॉज हमने पढ़ने हैं 11th में. दीज आर, सबसे पहला लॉ आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड लॉ इसके बाद है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कॉम्पोजिशन कह लो या डेफिनेट प्रोपोर्शन कह लो इसको. थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. फोर्थ हम इसमें स्टडी कर लेंगे एवोगैड्रो लॉ को भी. और फिफ्थ है लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स या लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. इस लॉ को गे-लुसॉक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स भी कहते हैं. ये 5 लॉज हैं जो हमने 11th क्लास में स्टडी करने हैं. अब सबसे पहले शुरू कर देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब नाम से पता चल रहा है ये लॉ किसके साथ डील करता है? मास के साथ. और मास इस लॉ में क्या है? कंजर्व्ड है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब हमारा मास इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. कब मास कांस्टेंट रहेगा? कोई भी फिजिकल प्रोसेस ले लो या केमिकल प्रोसेस ले लो. इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, कोई फिजिकल प्रोसेस हो जाए या कोई केमिकल प्रोसेस हो जाए, टोटल मास जो होता है रिएक्टेंट्स का, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल आएगा. इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स. ये इस लॉ की स्टेटमेंट है. या इसकी एक और स्टेटमेंट भी बन सकती है लॉ की. वो है जैसे हम पढ़ते थे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे यहाँ पे आएगा हमारे पास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. मैटर, मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में चेंज हम कर सकते हैं. तभी ये लॉ हमारा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड से क्या बन गया? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बन जाता है. अब इसको समझते हैं एग्जांपल लेके. यहाँ हमने लिखा है इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. पहले हम कोई फिजिकल चेंज की एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल आता है. उसके बाद हम एग्जांपल ले लेंगे किसी केमिकल प्रोसेस की और उसमें भी चेक करेंगे कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल आता है कि नहीं. हाँ जी, फर्स्ट लेते हैं फिजिकल चेंज. जैसे हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हम आइस ले लेते हैं. इस बीकर में हमने क्या लिया? कुछ आइस ले ली और कंटेनर क्लोज होना चाहिए ये हमारा. और इसको हमने वे कर लिया. इसके बाद क्या किया? इसको हीट किया. हीट करने के बाद आइस मेल्ट कर जाएगी. जब आइस मेल्ट करेगी तो इसका क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा. इस प्रोसेस में क्या हुआ? यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है. यहाँ वाटर सॉलिड स्टेट में है, यहाँ वाटर लिक्विड स्टेट में है.
तो ये कैसा प्रोसेस हुआ? फिजिकल प्रोसेस, बिकॉज इसमें सिर्फ सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मास बिफोर मेल्टिंग। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास आ रहा है 100 ग्राम, और जब इसको मेल्ट कर दिया हीट करके, तो मास आफ्टर मेल्टिंग को भी हम वे कर लेंगे, और ये भी कितना आएगा? 100 ग्राम आएगा। इससे क्या पता चलता है? किसी भी फिजिकल प्रोसेस में मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा किसके इक्वल होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब इसके बाद लेते हैं सेकेंड एग्जांपल हम केमिकल प्रोसेस की। इसमें हमने एक फ्लास्क ली, इस फ्लास्क में हमने ऐड की 2 चीज़ें। पहले हमने इसमें लिया NaCl सोल्यूशन, और फिर इसके बाद इसमें हमने ऐड कर दिया सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को ऐड कर दिया। अब इसमें लिख लेते हैं मास ऑफ NaCl जो हमने लिया है, और साथ में हमने कितना सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया। इसमें दोनों का मास हम ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज हमने ये लिया है 50 ग्राम। अब ये दोनों सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे। NaCl और सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। NaCl जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है AgCl, प्लस साथ में बनता है NaNO3 बनता है। ये हमारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं AgCl, और साथ में बन जाता है NaNO3। ये रिएक्टेंट्स हैं, और ये हमारे क्या हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स। इसका मतलब दोनों सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके ये क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर इसमें वाइट प्रेसिपिटेट से बन जाएंगे AgCl के भी, और हम यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ AgCl प्लस मास ऑफ NaNO3। ये जब हमने ऐड किए तो हमने वे करके ऐड किया 50 ग्राम। जब ये रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बन के, दोबारा से इसका हम मास ले लेंगे। ये मास हमारे पास फिर से कितना आएगा? 50 ग्राम आएगा। इससे हम क्या कहते हैं कि चाहे कोई फिजिकल प्रोसेस हो या कोई केमिकल प्रोसेस हो जिसमें कोई इंटायरली न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के क्या आता है? इक्वल आता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद करते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, या इस लॉ को हम क्या बोल देंगे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। हाँ जी, अब इसकी स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। इन अ केमिकल कंपाउंड, इन अ केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड जैसे कि वाटर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। इन अ केमिकल कंपाउंड सेम elements are present and combined together in the same fixed proportion by mass. कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंपाउंड किसका बना होगा? हमेशा बना होगा कार्बन एलिमेंट का, और किसका बना होगा? ऑक्सीजन का बना होगा। ऐसे वाटर हमेशा किसका बना होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट्स का बना होता है, इसमें सेम एलिमेंट्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट लाइन पे आओ। और ये एलिमेंट्स जो हैं ये कंबाइन करते हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन जैसे इसमें कंबाइन करेगा हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन करता है। अब इस लाइन को समझते हैं।
देखो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके क्या बनाया, कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हमेशा सेम एलिमेंट्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये किसी और एलिमेंट से नहीं बन सकता। अब यहाँ पे हम लेते हैं कार्बन एलिमेंट, और जो ऑक्सीजन है वो हमारा मॉलिक्यूल है, तो इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ये 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। और अब हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम है और इसमें 2 क्या हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ऐसे ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाय मास, कौन सा मास लेना है, एटॉमिक मास लेना है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन हमने लिया। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 16, लेकिन 2 एटम है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 ग्राम। इन्होंने मिलके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन फिर से एक एटम है, तो कितना मास लेंगे, 12 लेंगे। और ऑक्सीजन के 2 एटम है मिलते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम का मास कितना लिखा हमने, 32। कितनी रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन किए कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, 12:32 रेशियो में ये कंबाइन करते हैं। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 12:32, तो ये आ जाएगा 3:8। इसका मतलब है जब भी ये एलिमेंट्स मिलके ये कंपाउंड बना रहे हैं, यही कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें ये जो एलिमेंट्स कंबाइन किए, इनकी रेशियो हमेशा बाय देयर मास क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। जब भी हम 3 ग्राम कार्बन लेंगे और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तो ये कंबाइन करके हमेशा क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे। लेकिन इस लॉ की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि इस लॉ को हम अप्लाई नहीं कर सकते फॉर different isotopes of an element, not applicable in different isotopes of an element। जैसे कि कार्बन के 2 होते हैं आइसोटोप्स, एक C12 वाला होता है और एक C14 वाला। हमने यहाँ पे जो लिया है वो कार्बन 12 वाला लिया है। अगर कार्बन 14 वाला यहाँ पे होता तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो 14:32 आ जाती। यहाँ पे आ रही है 3:8, यहाँ पे कितनी आती, 14:32। इसलिए ये लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट के केसेस में। वहाँ पे हमारे पास रेशियो हमेशा फिक्स जो है वो नहीं आएगी। ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। हाँ जी, पहले करते हैं इसकी स्टेटमेंट। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, व्हेन 2 एलिमेंट्स या मोर देन 2 भी हो सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म 2 or more कंपाउंड्स। जो 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और उनसे कंबाइन करके एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा क्या बन रहे हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं, देन द masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other, bear a simple ratio to one another। बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट लग रही है। हाँ जी, देखते हैं, अब समझते हैं इसको। When 2 elements combine, हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन ये कंबाइन करके 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। तो मैं कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके एक बना लेती हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड और एक हम बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब 2 एलिमेंट कंबाइन करके 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स में
एक एलिमेंट का मास which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। इसको समझने के लिए पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने कार्बन लिया यहाँ पे, ठीक है, और कार्बन के साथ हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे भी हमने ऑक्सीजन और साथ में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया ये। अब देखो इसमें कार्बन का मास कितना है हमारे पास, एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, यहाँ पे 12 ग्राम है, ऑक्सीजन है 16 ग्राम, यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन अब डबल हो गया तो कितना हो गया 32 ग्राम। अब देखो एक एलिमेंट का मास दोनों में जब सेम हो, दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास है, इस फिक्स्ड मास के साथ दूसरा एलिमेंट जब कंबाइन करता है, ये दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, इसकी रेशियो लिख लो। फिक्स्ड मास एक एलिमेंट का हो गया, दूसरा जो एलिमेंट है उसकी रेशियो लिख लो दोनों कंपाउंड्स में, कितनी है, मास की रेशियो 16:32। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हमारे पास बन गए, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, यहाँ पे आ जाओ, एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास, इसके साथ जब दूसरा एलिमेंट कंबाइन करता है, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, जो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, उस एलिमेंट की रेशियो, जो फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है उस एलिमेंट की रेशियो दोनों कंपाउंड्स में क्या आती है, सिंपल रेशियो आती है 1:2। इसका मतलब है अगर आपने दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाए, तो एक एलिमेंट चाहे सेम अमाउंट में ले लो, दूसरा एलिमेंट की रेशियो आपको चेंज करनी पड़ेगी, उसको आप सेम नहीं ले सकते। अगर आप 12:16 ही ले लेते हो ये, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन फिर से आपने 12 ले लिया, लेकिन ऑक्सीजन 16 नहीं ले सकते। ऑक्सीजन की अमाउंट को आपको चेंज करना है, और वो कैसे लेनी है, सिंपल मल्टीपल लेनी है। अगर ये 1 ग्राम लिया तो 2 ग्राम ले सकते हो, 3 ग्राम ले सकते हो, अगर 16 लिया तो 32 ले सकते हो, तो ये हमारा क्या बनेगा, दूसरा कंपाउंड बनेगा। आई होप ये डेफिनेशन अब क्लियर है आपको, कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ जब दूसरा एलिमेंट कंबाइन करता है तो उसकी रेशियो क्या होएगी, सिंपल रेशियो होएगी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रेशियो, या इसको सिंपल मल्टीपल रेशियो भी कह सकते हो। ये मल्टीप्लाई करेगी रेशियो हमारी। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट लॉ पे। Gay-Lussac's law of gaseous volumes या कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। हाँ जी, गे-लुसाक्स ने क्या ऑब्जर्व किया था कि देयर एग्जिस्ट अ डेफिनेट रिलेशनशिप। इसने ऑब्जर्व किया कि एक डेफिनेट रिलेशनशिप है किसके बीच में, among the volumes of the gaseous reactants and products। अगर कोई गैशियस रिएक्टेंट और क्या ले लो, गैशियस प्रोडक्ट ले लो, तो उनके बीच में वॉल्यूम में एक डेफिनेट रिलेशनशिप आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे एक गैस 1 ले ली, गैस 2, ये कंबाइन करके बना रहे हैं गैस 3। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे गैशियस फॉर्म में होने चाहिए इस लॉ में। इसमें सपोज कर लो x वॉल्यूम लिया, ये y है और ये कितना है z। इसका x वॉल्यूम गैस 1 का इस गैस के y वॉल्यूम के साथ कंबाइन करता है और इस गैस के z वॉल्यूम बन जाते हैं। हाँ जी, अब देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, रिलेशनशिप क्या है इनके वॉल्यूम के बीच में। देयर एग्जिस्ट अ डेफिनेट रिलेशनशिप अमंग द वॉल्यूम्स ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। वो रिलेशनशिप है कि रेशियो ले लो इनकी वॉल्यूम्स की, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ये रेशियो है x:y:z। कंडीशन है कि हमने ये सारे सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लेने हैं। हाँ जी, अब स्टेटमेंट इसकी आते हैं लॉ की। व्हेन गैसेस
रिएक्ट, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो वो हमेशा वॉल्यूम्स में रिएक्ट करती हैं। दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स। 1 लीटर ले लिया, 10 लीटर ले लिया, तो हमेशा हम वॉल्यूम की टर्म में बात करते हैं जब भी हम गैसेस के साथ डील करते हैं। तो जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स विच बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, जिनके बीच में एक सिंपल रेशियो होती है। जब भी ये गैसेस रिएक्ट करती हैं, ये हमेशा वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं और इनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होती है एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। जैसे कि इस केस में रेशियो क्या है इनके वॉल्यूम के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, x:y:z। ये रेशियो सिंपल रेशियो होती है हमेशा। इफ दीज, अगर प्रोडक्ट भी हमारे गैसियस स्टेट में, दीज आर ऑल्सो गैसेस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइड क्या करते हैं, प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स, ये जो वॉल्यूम की मेजरमेंट हम कर रहे हैं, ऑफ वॉल्यूम्स आर डन, सभी गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम को जब हम मेजर करते हैं, दे आर डन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सारी मेजरमेंट सेम टेम्परेचर और सेम हमने वॉल्यूम पे करनी है, तब जाके हमारे पास ये रिलेशनशिप आएगा, ये लुसॉक्स लॉ आएगा। अब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की। हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके बनाते हैं HCl। रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। अब इससे क्या पता चल रहा है, ये 1 वॉल्यूम लिया, ये 1 वॉल्यूम, यहाँ 2 लिखा तो इसका मतलब ये डबल हो गया 2 वॉल्यूम। इनके वॉल्यूम की रेशियो लिख लो, 1:1:2। ये रेशियो क्या है, सिंपल रेशियो है। तो जब भी गैसेस, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, वो वॉल्यूम्स में ही रिएक्ट करते हैं और उनके वॉल्यूम की रेशियो सिंपल होती है, प्रोवाइडेड ये मेजरमेंट्स हम सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे करें। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं एवोगैड्रोस लॉ पे। एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules। हाँ जी, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, सब गैसेस के जब हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, जैसे कि सपोज कर लो हमने 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का लिया, 1 वॉल्यूम हमने किसका लिया, क्लोरीन का लिया, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये जो हमने गैसेस ली हैं, सेम वॉल्यूम जो हमने लिया है, ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लेना है हमने। अगर ये हमने 298 केल्विन पे लिया है तो ये भी हमें 298 केल्विन पे ही लेना है। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिया है तो इसको भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही हमने लेना है। इक्वल वॉल्यूम जब हम गैसेस के लेते हैं सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो इनमें इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इसके 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स आ गए, तो इसका मतलब इसके 1 वॉल्यूम में भी कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, n मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो इसको हम ये कह लें कि 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है, और अगर इस वॉल्यूम को हम डबल कर दें दोनों के, हाइड्रोजन और क्लोरीन के, तो ये भी डबल हो जाएंगे। इनमें कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो क्या हम जनरल ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। लेकिन जब हम गैसेस को क्या लेंगे, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और
प्रेशर पे लेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एवोगैड्रो लॉ का, दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारे 5 लॉज हो गए। इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉज।